नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 2 क्लासेस पढ़ी हैं और 2 क्लासेस में हमने उसी क्रम से जिस क्रम से दार्शनिकों ने अपने विचार दिए, सबसे पहले प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद जो क्लास नंबर 2 थी जो हमारी कल हुई थी उसमें हमने अरस्तू को पढ़ा। अरस्तू के 3 सिद्धांत त्रासदी, विरेचन और अनुकरण सिद्धांत को हमने विस्तार में पढ़ा। तो लॉन्जाइनस को पढ़ने से पहले अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पीछे की क्लासेस जरूर देखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। ठीक है। और आज हमने तीसरे हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्री लॉन्जाइनस को पढ़ना है, जो कि आप कह सकते हैं लॉन्जाइनस संपूर्ण पाश्चात्य काव्य शास्त्र का पहला व्यवस्थित काव्य शास्त्री है, जो 100% काव्य शास्त्री है। ठीक है। प्लेटो एक राजनीतिक चिंतक है, ठीक है, जिसने काव्य के बारे में थोड़ा बहुत कहा, वो हमने पढ़ा। अरस्तु एक दार्शनिक भी है, ठीक है, जिसने काव्य के बारे में कुछ कुछ टिप्पणियां की। उसने काव्य पर ग्रंथ लिखा, लेकिन वो पूरी तरह से केवल और केवल काव्य शास्त्री नहीं है, पूरी तरह से साहित्यिक नहीं है वो, आज है ना, केवल आलोचक नहीं है। लेकिन लॉन्जाइनस एक ऐसा पहला हमारा पाश्चात्य में ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो पूर्णतः 100% काव्य शास्त्री है, पूरी तरह से आलोचक है। ठीक है। तो लॉन्जाइनस को हमने आज पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, कई लोग बैच के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, कल भी मैंने वैसे बताया था लेकिन दोबारा बता देते हैं, ताकि जो पहली बार देख रहे हैं उसे भी इंफॉर्मेशन हो जाए। तो कोर्स आप लोग देख सकते हैं हमारा चल रहा है। ठीक है। यूकेपीएससी प्रवक्ता हिंदी साहित्य के लिए बैच जो है कंप्लीट अपने उरूज पर है, चल रहा है, जिसमें मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम कराऊंगा, कंप्लीट सिलेबस, और इसी में जो है टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी। इसमें आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए अलग कोई पेमेंट या इत्यादि नहीं करना पड़ेगा। इसी शुल्क में 2500 जो शुल्क है, इसी शुल्क में जो है आपको पूरा ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, इसके साथ मेरे पीडीएफ नोट्स और ये सब जो है प्राप्त होगा। इस ऐप के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, कोर्स के बारे में, तो ये नंबर है मेरा और ये ऐप का नाम है ज्ञान वाटिका। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग लैपटॉप पर देखना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, उन्हें जो है वो बस मेरे इस नंबर पर संपर्क करें, मैं उनको बताऊंगा कि कैसे आप लैपटॉप पर कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें वेब के थ्रू हम ज्वाइन कराएंगे, या जो आईफोन वाले तो बहुत कम होंगे, लेकिन 2-4 भी हैं, 1-2 भी हैं, तो वो भी जो है देख सकते हैं। ठीक है। आईफोन के लिए भी स्पेशल कुछ ना कुछ व्यवस्था निकल जाएगी। ठीक है। वो वेब के थ्रू जो है उस पर जुड़ सकते हैं। तो ये जो है इसके बारे में जानकारी थी, और अब हम आते हैं अपने आज के विषय पर, आपके टॉपिक पर, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत। तो सिद्धांत पर आने से पहले थोड़ा सा लॉन्जाइनस के बारे में जान लेते हैं। लॉन्जाइनस क्या था, इसने क्या ग्रंथ लिखे, इसका क्या स्थान है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं पहला जो है आप ये लिख सकते हैं कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में लॉन्जाइनस लॉन्जाइनस एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है। इसकी रचना का नाम, इसकी कृति का नाम है, एक ही किताब है इसकी, और इसकी कृति का नाम है पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस कहें या पेरी हुप्सुस भी इसका मिलता है, पेरी इप्सुस, पेरी हुप्सुस एक ही बात है। ठीक है। पेरी हुप्सुस। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो PERIHUPSUS, पेरी हुप्सुस। ठीक है। तो ये दरअसल एक ग्रीक भाषा का शब्द है, पेरी इप्सुस या पेरी हुप्सुस। तो इसका अगर हम हिंदी में इसका जो अर्थ निकलेगा, इस शब्द का, पेरी इप्सुस शब्द का जो अर्थ निकलता है, ठीक है, तो वो निकलता है आपका क्या, वो निकलता है काव्य में उदात्त। ठीक है। काव्य में उदात्त तत्व, काव्य में उदात्त तत्व, उदात्त तत्व, ये इसका मतलब निकलेगा। इस रचना के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहें तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है बायलो, बायलो ने ऑन द सबलाइम नाम से किया, ऑन द सबलाइम नाम से किया।
ठीक है, नाम से किया। उदात्त का मतलब होता है सबलाइम, ठीक है, सबलाइम को उदात्त कहते हैं। तो ऑन द सबलाइम, दरअसल ये मूलतः ग्रीक भाषा में लिखा गया था ना, ग्रीस का दार्शनिक है लॉन्जाइनस। वैसे ग्रीक में इसका मतलब जो नाम है वो लॉन्गिनुस है, लेकिन अंग्रेजी में चल के थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग भी एरिस्टोटल को अरस्तु कर देते हैं, है ना, उसी तरह से जो है प्लेटो को कई लोग अफलातून कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सोक्रेटिस को सुकरात कर दिया हमने, तो उन्होंने भी लॉन्गिनुस को लॉन्जाइनस कर दिया अंग्रेजी में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले तो हमें जो है ये उदात्त शब्द का मतलब समझना जरूरी है। ये उदात्त दरअसल होता क्या है? सबलाइन, उदात्त। तो उदात्त के लिए जो सबसे नजदीकी शब्द इसका पर्यायवाची मिल सकता है, एब्सोल्यूट पर्यायवाची तो नहीं, उदात्त मतलब उदात्त ही होता है, लेकिन जो सबसे आसपास का अगर कोई शब्द है तो वो महान है, ग्रेट है। ठीक है, उदात्त। ठीक है, तो ये जो है महान, महान जो है वो कविता को महान मानता था। ठीक है, कुल मिलाकर के अभी हम समझेंगे, लास्ट में एक तुलना का एक वाक्य लिखाऊंगा मैं आपको कंक्लूजन में, उसमें हम जानेंगे कि प्लेटो कविता को कैसे देखता था, अरस्तु कैसे देखता था, और लॉन्जाइनस कैसे देखता था। ठीक है, तो एक तुलना करने से जो है कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि ये दरअसल ये है क्या, ये सिद्धांत है ना, उदात्त चीज है क्या। तो इससे पहले थोड़ा एक दो इंफॉर्मेशन और इस किताब के बारे में। इस किताब के बारे में एक ये आप लिख सकते हैं, यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। पत्रात्मक, पत्रात्मक शैली में, है ना, ऐसा लग रहा है कि ये किसी को लेटर लिख रहा है ना। पत्रात्मक, सॉरी, पत्रात्मक शैली में जो है इसने अपने एक दोस्त को पोस्तुमियुस तेरनतियानुस को, है ना, में अपने मित्र, अपने मित्र, ये वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तथ्य, लेकिन रोचक जानकारी के लिए, पोस्तुमियुस तेरनतियानुस, इसको संबोधित करके लिखी है। ठीक है, को संबोधित कर लिखी है, संबोधित करते हुए लिखी है। टोटल इसमें 44 अध्याय हैं। ठीक है, कुल 44, 44 अध्याय हैं इसमें। तो वैसे ये तो थोड़ा पेरिप्स उसका नाम जरूर जान लेना। ठीक है, बाइलो ने एक थोड़ा अनुवाद किया, ये अनुवाद थोड़ा क्या पता भूलेगा भटके कभी आ ही जाए पेपर में। ठीक है, बाकी पत्रात्मक शैली है और अपने दोस्त को संबोधित करते हुए लिखी थी। तो जब संबोधित करते हुए लिखते हैं तो इसकी शैली जो है उत्तम पुरुष बन जाती है। ठीक है, खैर उसका लिखना नहीं भी चाहेंगे तब भी चल जाएगा। अब बात करते हैं कि उदात्त दरअसल है क्या। अब बात करते हैं सिद्धांत पे कि उदात्त की परिभाषा दरअसल इसने दी क्या है। उदात्त की परिभाषा, व्हाट इज सबलाइन। तो सबसे पहले इसने जो वाक्य कहा, ये लॉन्जाइनस की परिभाषाएं हैं। लॉन्जाइनस की दो परिभाषाएं हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। के अनुसार, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त जो है महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त क्या है? महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। ठीक है, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। एक तो इसने ये कथन कहा, और दूसरा उसने उदात्त को समझाते हुए ये कहा कि उदात्त जो है ना, उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। ठीक है, तो ये वाला लिख सकते हैं कि उदात्त अभिव्यंजना का, अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय। अब ये परिभाषा आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, कठिन सी, अभी समझा देंगे कि ये कह क्या रहा है कुल मिला के। प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। ठीक है, अभिव्यंजना तो समझते होंगे, अभिव्यंजना मतलब एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो अब आदमी कविता के अंदर एक्सप्रेशन कर रहा होगा
तो उदात्त उसने ये कहा कि अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब जिसका निर्वचन न किया जा सके, जिसे एक्सप्लेन न किया जा सके। तो उदात्त जो है अभिव्यंजना का यानी कि एक्सप्रेशन का अनिर्वचनीय, जिसको वचनों में न बांधा जा सके, ऐसा वैशिष्ट्य है, ऐसी विशेषता है। ठीक है, तो ये एक उसने बात कही। इसके अलावा उदात्त की कुछ विशेषताएं भी उसने बताई। ठीक है, उदात्त की विशेषताएं, अगर आप विशेषताएं में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उदात्त की विशेषताएं। उदात्त की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट तो हमने लिख ही लिया कि अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है, ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको तैयार करनी पड़ेंगी। क्या क्या कह रहा है लॉन्जाइनस, ऐसा कोई ऑप्शन आ सकता है कि निम्नलिखित में से लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त की विशेषता नहीं है, या उदात्त इसमें से क्या नहीं है, है ना। तो उदात्त के बारे में उसने जो जो कहा है वो याद रखना है, तब जाकर के जो नहीं कहा है वो एलिमिनेट होगा, तभी तो पता चलेगा। इसमें ये लिखा उसने कि उदात्त में अभिव्यक्ति की जो उच्चता होती है ना, यानी कि जो महानता, उदात्त का मतलब ही महानता होती है ना। तो उदात्त में अभिव्यक्ति की उच्चता, उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, तर्क का समाधान नहीं करती, बल्कि उसे पूर्णतः सम्मोहित कर लेती है। तो ये सम्मोहित करने वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी कि जो उदात्त है, जो विशेषता, जो उदात्त की वो बात कर रहा है, तो उदात्त की विशेषता क्या है? उदात्त जो होता है वो तर्क पे ऑपरेट ही नहीं करता है। ठीक है, वो तर्क को मतलब तर्क उसका जो है वो उस पे ऑपरेट नहीं करता है। उदात्त जो काम करता है वो तर्क का समाधान नहीं करता है श्रोता की, बल्कि क्या करता है, उसे पूर्णतः सम्मोहित करता है, हिप्नोटाइज करता है। और हिप्नोटाइज कहां से होगा आदमी? इमोशन से होगा, भाव से होगा। ठीक है, तो उदात्त का जो संबंध उसने ठहराया वो तर्क से नहीं बल्कि भाव से है। और एक और बड़ी विशेषता उसने कहा कि इसमें क्या होती है, जो शक्ति है वो सम्मोहनकारी शक्ति होती है। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना कि उदात्त की जो विशेषता है वो सम्मोहन की विशेषता है। उदात्त में जो विशेषता होती है वो किस चीज की है? सम्मोहन की विशेषता होती है। मैं दोबारा 2-3 बार बोल दिया मैंने, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक और चीज उसने कही कि जो उदात्त का जो कार्य है, उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं है। अब ये अनुनयन क्या होता है? अनुनयन यानी कि परसुएशन, परसुएशन नहीं है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं है, बल्कि क्या है? सम्मोहन है। सम्मोहन है, जो यदा कदा नहीं, यदा कदा नहीं, बल्कि सदा, सबको संपूर्णता में, बल्कि सदा सबको संपूर्णता में सम्मोहित करता है, संपूर्णता में सम्मोहित करता है। ठीक है, एक ये हो गया। तो उदात्त की एक तीसरी है, और चौथी उसने ये कही कि उदात्त जो है सृजनात्मक है ना, क्रिएटिव। उदात्त सृजनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न, उदात्त जो होता है वो सृजनात्मक और रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है। मतलब जो उदात्त है ना, जो उदात्त जिसकी वो बात कर रहा है, जो
महान जो है वो उदात्त चीज है। ये उदात्त क्या है, ये रचनात्मक कौशल नहीं है। ठीक है, इसको मतलब ये मत समझ लेना कि ये क्रिएट करने का जो स्किल है उसकी बात नहीं है। उदात्त जो है अलग चीज है, और वो अलग चीज क्या है वो आगे बताता है। वो ये जो है रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है जिसका प्रभाव, जिसका प्रभाव बिजली की कौंध के समान होता है। बिजली की कौंध के समान होता है, जिसके अलौकिक आलोक से, जिसके अलौकिक आलोक से कथ्य चमत्कृत हो उठता है, चमत्कृत हो उठता है। तो इस वाले पॉइंट से आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि लॉन्जाइनस जो चीज मानता है उदात्त के बारे में कि ये रचनात्मक कौशल से अलग चीज है, रचनात्मक कौशल ये चीज नहीं है, रचनात्मक कौशल अलग चीज है। ठीक है, मतलब रचने का जो स्किल है, जो टैलेंट है, उदात्त टैलेंट नहीं है। उदात्त क्या है, एक ऐसी विशेषता है जिसका जो प्रभाव है वो बिजली की कौंध के समान होता है। इसकी विशेषता है कि ये सम्मोहित करता है, ये तर्क का समाधान नहीं करता, लेकिन क्या करता है, इसका जो काम है वो सम्मोहन करना है। ठीक है, और जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखाया था, अनुनयन नहीं है, इसका जो काम है वो अनुनयन करना नहीं है बल्कि सम्मोहन करना है। तो अनुनयन का क्या अर्थ है, किसी विशेष तरीके से, है ना, किसी विशेष तरीके से किसी विशेष काम के लिए या किसी विचार, किसी खास विचार के लिए किसी को राजी करना। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के अनुनयन का मतलब है राजी करना यानी प्रभाव डालना। तो उदात्त का काम अनुनयन नहीं है, प्रभाव डालना या किसी को प्रभावित करना, किसी को राजी करना नहीं है, अपने विचार में राजी करना नहीं है, बल्कि उसका काम क्या है, सम्मोहन है, हिप्नोटाइज करना है उसका काम। ठीक है, ये एक बड़ी विशेषता बताई, ये केवल प्रभाव नहीं डालता, ये हिप्नोटाइज कर देता है, इतना मतलब इतनी बड़ी विशेषता है। इसलिए तो प्रकर्ष और वैशिष्ट बता रहा है, उसको अभिव्यंजना का प्रकर्ष है, अनिर्वचनीय प्रकर्ष है जो उसने परिभाषा दी है। ठीक है, तो ये तो इसके अनुसार उदात्त की सारी चीजें हैं। अब सिद्धांत आगे बढ़ता है तो वो बात करता है उदात्त के तत्वों की, उदात्त तत्वों की बात करता है, और ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा वाला, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त के तत्व। तो लिखिए इसमें उदात्त के तत्व। अच्छा, उदात्त के तत्व से पहले एक चीज और, आ, ये जो उदात्त है ये आता कहां से है। ठीक है, तो लॉन्जाइनस ने उदात्त का मूल जो सोता है, जो मूल उद्गम है, उद्गम कवि की प्रतिभा को माना, कवि की प्रतिभा को माना। कवि की प्रतिभा होती है, जिस कवि में प्रतिभा होती है उसके अंदर ये उदात्त के जो है एलिमेंट आते हैं। ठीक है, और उदात्त के गुण जो है उसने माने, उदात्त के 4 गुण हैं, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, वैसे तो इसके स्रोत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुण भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहली चीज है श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ भाव। दूसरी चीज है श्रेष्ठ भाषा शैली। ठीक है, तीसरी चीज है श्रेष्ठ उद्देश्य। ये गुण है, ये क्वालिटीज होती हैं उदात्त के अंदर। उदात्त तभी बोलेंगे जब श्रेष्ठ भाव होगा, श्रेष्ठ भाषा शैली होगी, श्रेष्ठ उद्देश्य होगा, और जो रचना विधान है, जो क्रिएट करने का जो स्टाइल, जो विधान होगा वो किस तरह का होना चाहिए, वो गरिमामयी होना चाहिए। तो चौथी चीज उसने कही गरिमामयी रचना विधान। ठीक है, और यहीं से फिर वो आगे चल करके क्या करता है, उदात्त के स्रोतों की बात करता है। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग आई होप समझ गए होंगे, उदात्त का अर्थ क्या है, उदात्त की डेफिनेशन उसने क्या दी, उदात्त के बारे में क्या क्या बातें करी हैं,
और इसके अलावा जो मेन चीज है इसमें वो है उदात्त के स्रोत। ठीक है, उदात्त के स्रोत। ठीक, तो उदात्त के जो उसने मूलतः वैसे तो 5 स्रोत माने, 5 स्रोत माने, जिसमें से 2 स्रोत उसने माने कि ये आंतरिक हैं, ये अंदर से आते हैं। ठीक है, और 3 स्रोत बचे हुए हैं, 3 स्रोत ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, जो बाहर आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास से जो है अर्जित किए जा सकते हैं। 3 स्रोत वो हैं, तो 2 हैं नैसर्गिक, 2 है यानी कि अंदर से आते हैं, वो आंतरिक हैं, अंतरंग हैं, और 3 जो है बाह्य हैं, बाहरी हैं, जो प्रैक्टिस है ना, अभ्यास से लाए जा सकते हैं। ठीक है, और 2 जो है जन्मजात होते हैं, पहले से ही होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है कि स्रोत, सबसे पहला आ जाएगा अंतरंग या आंतरिक, है ना, आंतरिक स्रोत। और दूसरा बाह्य स्रोत या बहिरंग स्रोत, है ना, जो भी आप कहना चाहें, बहिरंग स्रोत। और आपको याद नहीं रहता है तो ये भी लिख सकते हैं इसमें, जन्मजात होते हैं। ठीक है, ये चीज तो जन्मजात होती है, और ये चीज जो है अभ्यास से आता है। इन स्रोतों को अभ्यास से अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, अभ्यास से आते हैं, जो बहिरंग स्रोत हैं, बाहर से अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, तो उदात्त के स्रोत, तो सबसे पहले जो इसमें जो आंतरिक स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत हैं, पहला तो है महान विचार, ये उदात्त विचार है ना, महान की जगह पे उदात्त विचार, कई महान आए, उदात्त आए, कुछ भी आए, मतलब कुल मिलाकर के उदात्त विचार की बात हो रही है। उदात्त विचार जो आएगा वो कहां से आएगा, उदात्त विचार या महान धारणाएं, जो भी आप कहें, जो भी शब्दावली यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो यह है उदात्त विचार जो है जन्मजात होता है, और दूसरा जो होता है भावों का उदात्त चित्रण, भावों का उदात्त चित्रण, ये जो है ये भी क्या होता है, जन्मजात है, ये भी क्या है, आंतरिक स्रोत है। तो इसको जो है आप चाहें तो दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, प्रबल आवेग युक्त, युक्त भावों की उत्कृष्टता, भावों की उत्कृष्टता, मतलब कुल मिलाकर के महान विचार और महान भाव। ठीक है, महान विचार और महान भाव क्या है, आंतरिक स्रोत है, और बाह्य स्रोत क्या है, तो वो 3 स्रोत हैं, 1 2 3। वो 3 स्रोत कौन कौन से हैं, इनको देख लो। पहला चीज है अलंकारों का समुचित प्रयोग, अलंकारों का समुचित प्रयोग। ठीक है, पहला तो ये है, और दूसरा है भव्य शब्द योजना, भव्य शब्द योजना। और अंतिम है आपका वही गरिमामयी, जो शब्द विधान की बात हो रही थी, तो गरिमामयी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति भी कैसे होनी चाहिए, गरिमामयी होनी चाहिए, बचकानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गरिमामयी अभिव्यक्ति, अलंकारों का समुचित उपयोग, भव्य शब्द योजना और गरिमामयी अभिव्यक्ति, ये जो चीजें हैं ये बाह्य स्रोत हैं, और ये कुल मिलाकर के उदात्त के तत्व हैं। कौन कौन से, उदात्त विचार, उदात्त भाव, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भव्य शब्द योजना, यानी भव्य भाषा शैली जिसको हम कह सकते हैं, उदात्त भाषा भी कह सकते हैं आप चाहें तो, सीधा सीधा मतलब हर चीज के पीछे उदात्त लगा सकते हैं, उदात्त भाषा की बात हो रही है अगर हम शॉर्टकट में कहें तो। और गरिमामयी अभिव्यक्ति मतलब उदात्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वो भी क्या है, गरिमामयी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये तो उसने उदात्त के स्रोत बताए, और ये उदात्त के स्रोत पूरे इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से तत्व उसने माने हैं, ऑप्शन इत्यादि जिस भी तरह से आए। और दूसरा हो सकता है कि आंतरिक कौन सा है और बाह्य कौन सा है, दूसरे शब्दों में हो सकता है कि जन्मजात कौन सा है और अभ्यास से कौन सा आता है। ठीक है, ऐसे किसी भी शब्द में आए, आपको करण में आप कंफर्टेबल होने चाहिए कुल मिला के। तो इसके अंदर से तो बहुत डीप का पूछा नहीं जाएगा कि उदात्त विचार क्या होता है, उतना अंदर का ज्यादातर आता नहीं है। ठीक है, उदात्त विचार आप लोग समझ रहे हैं कि विचार महान होना चाहिए। ठीक है, और ये जो उदात्त विचार है इसे लॉन्जाइनस कहता है आत्मा की भव्यता, नोबिलिटी ऑफ सोल। तो हल्का फुल्का चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक के बारे में हल्का हल्का
कर ही लेते हैं छोटी छोटी लाइनें, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे, आप ऐसा ना कहीं खाली, है ना, कम कम लिखा करके छोड़ दिया, हमें पूरा तो बताया ही नहीं। तो उदात्त विचार, उदात्त विचार को लॉन्जाइनस कहता है, सीधा सीधे लिख सकते हैं इसे, लॉन्जाइनस जो है आत्मा की भव्यता कहता है, आत्मा की भव्यता, नोबिलिटी ऑफ सोल कहता है। ठीक है, आत्मा की भव्यता कहता है। वो कहता है कि जब तक विचार भव्य नहीं होंगे, ठीक है, जब तक विचार भव्य नहीं होंगे तब तक रचना अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो विचार जो है उदात्त होने चाहिए, भव्य होने चाहिए। ठीक है, तो आत्मा भव्य होगी तो विचार भव्य होगा, तब जाकर के कविता हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो ग्रेटनेस को मानता है कविता का सबसे बड़ी चीज कुल मिलाकर के, उदात्त विचार। ठीक है, सेकंड चीज उदात्त भाव, या हम कह सकते हैं भावों का उदात्त चित्रण, जिस भी भाषा में आप लिखना चाहें, कुल मिलाकर के महान भाव, है ना। तो इसको जो है सबसे सेकंड नंबर पर स्टेट मानता है लॉन्जाइनस के अनुसार। इसमें मतलब लॉन्जाइनस इसकी परिभाषा इसमें एक बात कहता है, लॉन्जाइनस के अनुसार कि मेरे विचार से, इसमें एक बात कहता है कि मेरे विचार से, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कभी आप फॉर एग्जांपल भूल भी गए, और जो कि आप भूलते ही हैं, है ना, एक हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे कि क्या कहा था। तो आप नोट्स इस तरह के बनाए, इतने शॉर्टकट ना हो कि आपकी समझ में नहीं आए कि ये था क्या, मैंने लिखा क्या है। ठीक है, इतने हो कि समझ में आ जाए, छोटे से छोटे हो लेकिन इतने की बात पूरी समझ में आए, कि मेरे विचार से जो आवेग, है ना, आवेग, उन्माद, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ फूट पड़ता है, ठीक है, जो उत्साह और उन्माद के साथ फूट पड़ता है, जो भी आवेग, जो भी इमोशन, ठीक है, और एक प्रकार से, एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से, शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, मतलब उसके पूरे शब्दों को हिला डुला कर रख देता है, ऐसा अगर आवेग आ रहा है, कर देता है, तो क्या होता है, उसके स्थान स्थान पर व्यक्त होने वाला, उसके स्थान स्थान पर, उसके स्थान स्थान पर व्यक्त होने से, होने से स्वर में जो औदात्य आता है, ठीक है, जो सब्लिमिटी तब आती है ना, जो औदात्य आता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। ठीक है, तो इसने एक बात कही है जिसे हमने ऊपर शॉर्ट में लिख दिया था, यहाँ पे प्रबल आवेगों युक्त भावों की उत्कृष्टता। तो वो प्रबल आवेग को मानता है कि अगर देखो, अगर बहुत सोच समझ करके इमोशन लेकर के आया है तो उदात्तता नहीं आती है। ठीक है, भावों का उदात्त चित्रण तभी होगा जब आवेग पूरे उन्माद और उत्साह के साथ ऐसा फट पड़े, ऐसा निकले, ऐसा फूटे कि वक्ता के शब्दों में विक्षेप आ जाए, उसके जो है शब्द हिलने डुलने लग जाए। ठीक है, जैसे आवेग के साथ धरती हिलती है, उसी तरह से उसके, उसका कथन, उसके शब्दों में एक विक्षेप आना चाहिए। ठीक है, और जब इस तरह का विक्षेप आता है, क्यों, क्योंकि आवेग के साथ इमोशन आया, तो तब जो स्वर में जो फिर औदात्य आता है, वो जो सब्लिमिटी आती है, तब जाकर के जो है शब्द में क्या आता है, भावों के साथ, तब वहां पे ग्रेटनेस आती है, तब जाके वहां पे औदात्य आता है। ऐसा वो केवल मिलाकर के कह रहा है। यानी कि वो कहता है उन्माद को, यानी सॉरी, आवेग को वो बड़ा महत्व देता है कि आवेग युक्त होना चाहिए।
इमोशन जो आना चाहिए वो आवेग के साथ आना चाहिए, बहुत सोच समझ करके नहीं कि नपा तुला करूं कितना डालूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आवेग आ रहा है उतना ही के साथ तब जाकर के औदात्य आता है। कुल मिला के वो ऐसा कह रहा है, ठीक है। शॉर्टकट में ये थोड़ा थोड़ा स्वच्छंदतावाद से मिलती जुलती बात है। जब हम स्वच्छंदतावाद पढ़ेंगे तो तब आपको थोड़ा थोड़ा लॉन्जाइनस की याद आएगी। वो भी ऐसे ही कहते हैं ना, तीव्र भावों का सहज उच्छलन कविता है, वर्ड्सवर्थ कहता है अपने लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में, ठीक है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, वो भी इसी तरह की बात कह रहा है कि तीव्र भाव आया और उसका सहज तरीके से उच्छलन हो गया तो वो कविता है। तो उसी तरह से वो भी कहीं ना कहीं ये भी क्या कह रहा है, तीव्र उच्छलन की ही बात कर रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे शब्दों में जरूर कह रहा है, लेकिन कह उसी तरह की बात रहा है कि आवेग और उन्माद के साथ जो है, जब विचार से मतलब जो इमोशन फूटता है तब जाकर के औदात्य आता है, तब जाकर के सब्लिमिटी आती है, ठीक है। ये चीज है। तीसरी चीज अलंकार नियोजन। अलंकार नियोजन तो वो जो है अलंकारों को बड़ा महत्व देता है, ठीक है, कि अलंकार भी जो है औदात्य लाने के लिए बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो एक और बात अलंकार के बारे में कहता है कि अलंकारों का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ठीक है, कविता को मनोहर बनाने के लिए जरूर अलंकार यूज करना चाहिए, लेकिन वो अलंकार ऐसा यूज करना चाहिए कि पता ही ना चले कि अलंकार यूज किया है। इतना मतलब सटल तरीके से अलंकार का प्रयोग करना है, उसके प्रयोग का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर के तो जैसे मतलब जब कोई डिश को, जैसे आप कोई भी डिश बनाते हैं तो कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि बड़ा कम डालना पड़ता है। जैसे हींग जब आप डालेंगे तो हींग पूरा थोड़ी डाला जाता है, फिर तो खाने लायक नहीं बचेगा। तो अलंकार भी ऐसे ही डालना है, हींग की तरह डालना है, तो एकदम कम की हल्की सी बस टच सा महसूस हो, पता ही ना चले कि डाला है, ठीक है। वो जो एक वहां से फिर जो वो चीज आती है उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा कोई आप मानो फॉर एग्जाम्पल कोई सुगंधित करने वाला मसाला डाल दिया तो वो मामला, जैसे डिश खराब हो जाती है, सामान्य एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, वैसे ही अलंकार के बारे में वो कहता है कि मनोहर बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए अलंकार डालो, लेकिन ऐसा प्रयोग करो कि प्रयोग करने का पता ही ना चले कि प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। ये जो है खासियत होनी चाहिए अलंकार की। तो ये हम लिख सकते हैं कि अलंकार को मनोहारिता के लिए, है ना, उसको मनोहर बनाने के लिए, मनोहारिता के लिए अपरिहार्य मान, इसका तो विकल्प ही नहीं है, अपरिहार्य माना। लेकिन लेकिन अलंकारों का प्रयोग ऐसा हो, ऐसा हो कि ऐसा हो कि श्रोता को, है ना, श्रोता या पाठक को उसके प्रयोग का पता ही न चले, ऐसा यूज करना है। उसके प्रयोग का पता ही न चले, तो ये एक बात करता है वो, ठीक है। एक बड़ा सुंदर वाक्य है उसका, अंग्रेजी में उसका अनुवाद यह है कि ए फिगर देयरफॉर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट अपीयर्स इन डिस्गाइज। जब वो बहुत हल्का, जब बैकग्राउंड में दिखाई देता है ना फिगर, तभी जाकर के वो इफेक्टिव हो पाता है, ठीक है। तो वो चीज जो है उसके लिए करता है, वो उसके महत्व जरूर मानता है, ठीक है। खैर, अलंकार में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपने अलंकार की चीजों में एक इंपॉर्टेंट चीज माननी है कि उसने 11 सहायक अलंकारों का उल्लेख किया हुआ है, और ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लॉन्जाइनस ने, और ये वाला इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये वाला परीक्षा में आ सकता है, लॉन्जाइनस ने 11 सहायक अलंकारों का उल्लेख किया, ठीक है। और प्रत्येक को विस्तार से करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना और ऐसा देख पाना कि एलिमिनेट कर पाओ बस, ठीक है। क्या पता कभी भूले भटके आ ही सकता है, मन कर जाए उसका पूछने का कि आज देखता हूं कठिन प्रश्न पूछ के एग्जामिनर का, तो हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या 11 अलंकार जो है उसने माना। एक तो चीज है विस्तारणा, एम्प्लीफिकेशन,
ठीक है। दूसरा है शपथोक्ति, शपथोक्ति, ठीक है। ये सारे वेस्टर्न अलंकार है, ठीक है। एडजरेशन कहते हैं जिसको। तीसरी है प्रश्नालंकार, प्रश्नालंकार, ठीक है। चौथा है व्यतिक्रम, व्यतिक्रम। पांचवा है विपर्यय, विपर्यय। इसके अलावा पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जिसे हम यहाँ कहते हैं। तीसरा है छिन्न वाक्य, वेरिएशन, है ना, छिन्न वाक्य। इसके अलावा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति 7 8। अतिशयोक्ति हो गया। उपमा, एक हो गया रूपक, और एक रह गया 11वां विस्तारण अलंकार अधिक्रम। क्या रह गया? आगे का मैंने पूरा लिख लिया इसमें, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने देखा नहीं कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब मैंने लिख दिया। मैं पूरी क्लास पूरी तन्मयता से पढ़ा रहा था, लेकिन हुआ नहीं, तो मैं समझा देता हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया है। तो 11वां जो है सार संचयन, ठीक है। तो ये सार या संचयन में से कुछ भी, तो लॉन्जाइनस 11 सहायक अलंकारों का जो है उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगली जो चीज आती है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है उदात्त के बाधक या विरोधी तत्व कौन से हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी प्रश्न में मतलब परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उदात्त के 3 विरोधी तत्व जो है लॉन्जाइनस ने कहे। पहला तो उसने कहा बालेयता, बालेयता का मतलब है बचकानापन, जो बाल्यावस्था वाला है ना, बचकानापन जो है वो उदात्तता का बाधक तत्व है, यानी कि सस्तापन नहीं होना चाहिए कविता में। इसका उसने एक और मतलब सेंस निकाली कि अतिशय जो विस्तार होता है, जरूरत से ज्यादा वर्णन जब कविता के अंदर होना शुरू हो जाता है, तो तब कविता निष्प्राण हो जाती है, और इससे इस वजह से उदात्त जो तत्व है वो जो है खराब हो जाता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बाल्यता पहला हो गया, बाल्यता यानी सस्तापन उदात्तता का एक बाधक तत्व है, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा है शब्दाडंबर। तो शब्दाडंबर क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। शब्दाडंबर, तो शब्दाडंबर या वागाडंबर एक ही बात है, ठीक है। वाक का आडंबर यानी कि शब्द का आडंबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको उसने अंग्रेजी में कहा टेस्टलेस रेंट ऑफ ट्यूमिडिटी, कहा उसने कि शब्द का आडंबर अगर होगा, जैसे केशव दास के अंदर या रीतिकाल के कुछ कवियों के यहाँ आपको मिलता है, वो शब्द का आडंबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शब्द का आडंबर भी क्या है, उदात्त को बाधक बना देता है, झूठा झूठा वर्णन जो है। और तीसरी चीज है फेक इमोशन, यानी कि भाव का आडंबर भी नहीं होना चाहिए, जिसको उसने शब्द दिया फॉल्स पैशन। तो फॉल्स पैशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप अपने इमोशन को फेक कर रहे हैं कविता के अंदर, जो वो यहाँ वो कह रहा है, देखिए स्रोत में वो क्या कह रहा है, भावों का जो है आवेग युक्त वर्ण, आवेग युक्त आना चाहिए भाव, लेकिन और अगर यही आवेग युक्त भाव आने की जगह पे अगर भावों का आडंबर आना शुरू हो जाए, तो वो क्या है, एक प्रकार से उदात्त का बाधक तत्व है या विरोधी तत्व है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सस्ती भावुकता आती है, ठीक है। चीप तरह का जो पैशन है वो आता है, सस्ती भावुकता आती है, तो ये भी कविता के लिए बाधक चीज है, ठीक है। तो ये 3 जो है उसने उदात्त के विरोधी तत्व माने। इसके अलावा ये मैं बता रहा था इसमें कि स्मरणीय बिंदु क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो समझने के लिए है। पहला एक पॉइंट है, जब आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, तो भारतीय काव्य शास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है, वक्रोक्ति सिद्धांत, ठीक है। और जब आप वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि लॉन्जाइनस दोबारा आ गए हैं, ठीक है। तो इतना मिलता जुलता है, उदात्त सिद्धांत जो है कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से मिलता जुलता है, हल्का फुल्का, ठीक है। तो वो जो है कहीं ना कहीं मिलता जुलता नजर आएगा। लॉन्जाइनस की जो दृष्टि है, हम दृष्टि पर जरूर बात करते हैं। प्लेटो की दृष्टि क्या है, आदर्शवादी, उपयोगितावादी, नैतिकतावादी है, ठीक है। अरस्तु की दृष्टि है सौंदर्यवादी, और अरस्तु की ही तरह लॉन्जाइनस की दृष्टि भी है सौंदर्यवादी, ठीक है। अगला देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात, स्कॉट जेम्स नाम के एक विद्वान हुए और उन्होंने एक बात कही कि लॉन्जाइनस जो है प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक है, पहला रोमांटिक क्रिटिक है, ठीक है। स्वच्छंदतावाद आप विलियम वर्ड्सवर्थ और उसका पढ़ेंगे, कॉलरिज का लिरिकल बैलेट्स पढ़ेंगे, लेकिन स्कॉट जेम्स कह रहा है कि स्वच्छंदतावादी आलोचक है, ठीक है। स्वच्छंदतावाद से मिलती जुलती बातें भी वो कर रहा है, वो आवेग की बात कर रहा है जब, तो उसी तरह की बात है, ये हमने आपको थोड़े से उसमें डिस्कस भी किया था।
ठीक है। और अगली चीज है काव्य दृष्टि, जो सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के लिए काव्य क्या था, उसने उत्तेजक माना कि भावों को उत्तेजित कर देता है, तर्क को कमजोर कर देता है, इत्यादि इत्यादि, है ना। वो सारी बातें उसने प्लेटो ने कही थी, क्लास में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, पीछे की क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 2 में हमने अरस्तु पढ़ा था, और अरस्तु में हमने ये जाना था कि अरस्तु के लिए काव्य क्या है, विरेचक है, ठीक है। अरस्तु के लिए काव्य क्या है, विरेचक है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो जो है लॉन्जाइनस के लिए कहता है कि लॉन्जाइनस के लिए काव्य क्या है, महान है। तो प्लेटो के लिए उत्तेजक है, अरस्तु के लिए विरेचक है, और लॉन्जाइनस के लिए महान है, यानी कि उदात्त है, ठीक है। अब ये मैं पूरा पढ़ा चुका था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ इस बीच, तो बाद में मैंने देखा कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो दोबारा मैंने आपको समझा दिया। इसका आप चाहे तो पॉज करके नोट्स बनाए, या फिर आप वो कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट भी लेकर के बाद में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लिखते लिखते तो आप भी आराम से नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन इस तरह से। तो इस प्रकार हमारा लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत कंप्लीट होता है, ठीक है। एक महान काव्य शास्त्री है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, उदात्त के स्रोत, उदात्त की विशेषताएं क्या क्या है, उदात्त का मूल जो उद्गम है वो क्या है, कवि की प्रतिभा है, इत्यादि इत्यादि, हम सब ये बात कर चुके हैं, ठीक है। तो लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत हमारा कंप्लीट होता है, डन, ठीक है। फिर अगले काव्य शास्त्री पर बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।